नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने पेंशन और इंश्योरेंस प्लान में कई बदलावों का प्रस्ताव दिया है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने पेंशन प्लान की मैच्योरिटी पर एकमुश्त निकासी की सीमा मौजूदा 33% से बढ़ाकर 60% करने का प्रस्ताव दिया। पॉलिसी होल्डर्स को 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद पार्शियल विड्रॉल करने की इजाजत देने का भी प्रस्ताव शामिल है। बीमा कंपनियों को 45 साल से कम उम्र वालों के लिए एनुअल प्रीमियम का कम से कम 10 गुना कवर और 45 साल से ज्यादा वालों के लिए कम से कम 7 गुना कवर देना होता है। और नए प्रस्ताव में ये जिम्मेदारी अब पॉलिसी होल्डर पर डाली गई है कि वो एनुअल प्रीमियम के कम से कम 10 गुने कवर के लिए बीमा कंपनियों से मोलभाव कर सकते हैं और ऐसा होने पर ही वो सेक्शन 10D के तहत टैक्स बेनिफिट हासिल कर पाएंगे। 3 साल के मौजूदा लॉक इन की बजाय परंपरागत एंडोमेंट प्लान में सरेंडर वैल्यू हासिल करने के लिए लॉक इन पीरियड को 2 साल करने का भी प्रस्ताव है। इस तरीके से इंश्योरेंस और जो पेंशन है उसको लेकर IRDA ने कई अहम बदलाव का एक प्रपोजल तैयार किया है, जिसको कि उसने अपने वेबसाइट पर डाला है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इस पर राय मांगी गई है और आम सहमत के बाद इसे लागू करने की तैयारी होगी। समझेंगे कि IRDA ने जो बदलाव प्रपोज हैं वो क्या है, क्यों है, उससे किसे कितना फायदा या क्या नुकसान होगा और इस मार्केट पर उसका असर क्या होगा। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं जिनके जरिए हम इस पूरे बदलावों को समझेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं AK भट्टाचार्य जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कपिल मेहता हमारे साथ हैं, सह संस्थापक कोना इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड से। कपिल जी स्वागत है। संतोष अग्रवाल हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं आप policybazaar.com। आपका भी संतोष स्वागत है। और साथ ही V जयनाथ हमारे साथ हैं, चीफ जनरल मैनेजर हैं IRDA में। आपका स्वागत है। सबसे पहले जयनाथ, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, ये जो बड़े चेंजेस का प्रपोजल है क्यों है, वजह क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या सोचा है IRDA ने? मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो प्रपोजल्स किए हैं वो फाइनल नहीं कहा जा सकता। नॉर्मली रेगुलेशंस बनाने की एक प्रक्रिया रहती है IRDA के, उसके हिसाब से पहले हम जो बदलाव करना चाहते हैं ये एक एक्सपोजर ड्राफ्ट, एक प्रपोजल के तरीके से हम पब्लिक को और सभी स्टेक होल्डर्स के लिए वेबसाइट पे डालते हैं और सभी का जो फीडबैक आएगा उसके बाद सभी कोणों से उसको देखकर जांच करके फिर फाइनलाइज किया जाता है। एक रोबस्ट रेगुलेशन मेकिंग प्रोसेस है, उसके तहत किया जाता है। आपने जो सवाल किया है कि क्यों किया गया है, हमारे पहले 2013 में प्रोडक्ट रेगुलेशंस, जो लिंक्ड प्रोडक्ट रेगुलेशंस हो, लिंक्ड मतलब शेयर मार्केट से लिंक्ड जो प्रोडक्ट्स हैं और ये नॉन लिंक्ड प्रोडक्ट ट्रेडिशनल जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की रेगुलेशंस हमने 2013 में दिए थे। उसके बाद नियरली 5 साल का टाइम हुआ है और वो जो रेगुलेशंस के ऊपर हमारी जो एक्सपीरियंस आया है और जिसका पॉलिसी होल्डर से फीडबैक आया है, इंश्योरर से फीडबैक आया है कि उनको जो प्रोडक्ट्स बनाने में जिस तरह की फ्रीडम या ऑपरेशनल मैन्योरेबिलिटी चाहिए था, उसके लिए सबको ध्यान में रखते हुए ये जो प्रपोजल्स हैं हमने किया है। ओके संतोष, मैं एक एक करके इन पर आना चाहूँगा पॉइंट्स पर। एक जो शुरुआत मैं करूँगा, ज़्यादा टैक्स फ्री विड्रॉल की बात कही गई है। जो नए प्रपोजल हैं, जो 33% की लिमिट है उसको बढ़ाकर 60% करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसे कैसे देखा जाए कंपनियों के लिहाज से, एक पॉलिसी होल्डर के नजरिए से? देखिए, ये दोनों के हिसाब से बिल्कुल सही और वेलकम मूव है मेरे हिसाब से। कस्टमर्स के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन है, ये एक मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप चाहें तो आप 60% तक टैक्स फ्री विड्रॉ कर सकते हैं और अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आप पूरा अमाउंट भी एन्युटी के थ्रू एज पेंशन आप ले सकते हो। तो ये एक ऑप्शनल फीचर है और जिसको जब ज़रूरत हो पैसों की उस हिसाब से वो अप टू 60% विड्रॉ कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कस्टमर के हाथ में होना कस्टमर पॉलिसी होल्डर के लिए हमेशा बेनिफिशियल ऑप्शन है और वो चाहे तो एक्सरसाइज कर सकता है, नहीं चाहे तो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जहाँ तक इसकी बात आती है, उसके बाद जो एन्युटी का जो ऑप्शन है, जो एन्युटी का ऑप्शन है वो भी अब
ऑप्शनल बनाया गया है कि आपको उसी इंश्योरेंस कंपनी से एनुटी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो किसी और इंश्योरेंस कंपनी से भी एनुटी ले सकते हैं। इससे आपको जो मार्केट में बेस्ट एनुटी रेट्स हैं वो आप अवेल कर पाएंगे। तो सभी तरीके से पॉलिसी होल्डर के लिए एक विन विन सिचुएशन है। जहाँ तक इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए, मेरे हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये, क्योंकि जितना फिक्स्ड स्ट्रक्चर या इलिक्विड स्ट्रक्चर था पेंशन प्रोडक्ट्स का, उसकी वजह से ये बहुत ही अनअट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बन गया था। तो बहुत कम पेंशन का जो मार्केट है वो श्रिंक होकर बहुत इंश्योरेंस में बहुत छोटा हो गया था। और वो इसीलिए था बिकॉज पेंशन एक बार आपने निवेश करना शुरू किया तो आपके हाथ में लिक्विडिटी बहुत कम होती थी। कस्टमर्स अपना पैसा अगर इस तरीके से लॉक हो जाए और उनको अपना खुद का पैसा अगर विड्रॉ करने पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है इस चीज़ को, तो कस्टमर्स विल नॉट रिजॉर्ट टू सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। इससे इंश्योरेंस कंपनीज लूज आउट कर रही थी टू अदर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल थे मार्केट में, जैसे एनपीएस वगैरह है। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी फायदेमंद प्रपोजल होगा और इससे पेंशन मार्केट जरूर बढ़ेगा। कपिल, आपके नजरिए से जो ये बदलाव है और जिसका खुद जयनाथ ने कहा कि 2013 में हमने जो लिंक्ड है और नॉन लिंक्ड दोनों को लेकर किया था आखिरी बार बदलाव, और अब 5 साल करीब करीब हो रहे हैं, और ऐसे में ये जो बदलाव है इसका मेन फोकस क्या बाजार को जो कंज्यूमर है या पॉलिसी होल्डर है उसके नज़रिए से बहुत आसान कर देना है, विकल्प ज़्यादा देना है ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाए बाजार इसको? जो पहले कंडीशंस थे पॉलिसी होल्डर के लिए सबको थोड़े थोड़े इम्प्रूव किए गए हैं। तो अगर आप देखें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं, एक तो है सरेंडर वैल्यू। अगर आप पॉलिसी को बीच में बंद कर देते हैं, वो पिछले रेगुलेशन से सब बढ़ाए गए हैं। ये भी कहा गया है कि अगर आप 4 साल के बाद अपने पैसे निकालते हो तो कम से कम आपको प्रीमियम के 90% मिलने चाहिए। तो रेगुलेटर ने जो सरेंडर वैल्यू है वो बढ़ाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मैच्योरिटी होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, कम से कम प्रीमियम का 100% मिलना चाहिए। और ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि ऐसे कुछ प्रोडक्ट थे मार्केट में जहाँ पे मैच्योरिटी पे 100% से कम था। फिर एक जो उन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ की है कि एक विद प्रॉफिट्स कमेटी सेटअप किया है जो हर साल बोनस डिक्लेयर होता है जी। अब इस कमेटी में कंपनी के लोग तो होंगे ही, पर बाहर का भी एक इंडिपेंडेंट एक्चुअरी होगा। तो इससे क्या होता है कि जो बोनस डिक्लेयर होता है दैट इज़ अ वेरी केयरफुल थॉट आउट बोनस। तो मेरे ख्याल से देयर आर मेनी एक्टिविटीज़ विच आर पॉजिटिव जो पॉलिसी होल्डर के लिए बेहतर हैं। भट्टाचार्य जी, आपके नज़रिए से जो 2-3 पहले शुरुआत में समझ रहा हूँ टैक्स फ्री विड्रॉल की बात की जा रही है, उसकी लिमिट बढ़ाने की बात है। दूसरा जो बात कही कि एन्युटी खरीदने को लेकर जिसमें विकल्प दिए गए रहे हैं, ये एक आम दर्शक या जो पॉलिसी होल्डर है उसके नज़रिए से क्या उसको फ़र्क पड़ने जा रहा है, कैसे उसको ये ज़्यादा सुविधाजनक होगा पहले से? देखिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, पेंशन होल्डर की जो फ्रीडम की बात है, जो पॉलिसी होल्डर जो है उसकी फ्रीडम में काफ़ी जोर दिया गया है ये ड्राफ्ट पॉलिसी में। ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, जैसे IRDA के लगा, ये ड्राफ्ट पॉलिसी है। तो साफ है कि इसमें जो पॉलिसी होल्डर को जो एक फ्लेक्सिबिलिटी या फ्रीडम है वो बहुत अच्छी बात है एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल। पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी कौन एंजॉय कर सकता है एवं कैसे कर सकता है, क्योंकि इसमें एक टैक्स फ्री विड्रॉल की एक फैसिलिटी दी गई है। अगर एक ये पेंशन प्रोडक्ट है और अगर हम 33% से 60% की टैक्स फ्री विड्रॉल अलाउ कर रहे हैं, तो या मान लीजिए जो हम जो पार्शियल विड्रॉल 5 साल के बाद हम कर सकते हैं पूरी तरह से, ये जो सारे जो पेंशन प्लान में जो विड्रॉल फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, हम किस पॉलिसी होल्डर की बात कर रहे हैं? जो पॉलिसी होल्डर को कोई अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमें ऐसा भी एक सिचुएशन नहीं चाहिए जिससे फ्रीडम तो मिल गया, फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल गई, पर जो पॉलिसी होल्डर जो है वो इंश्योरेंस एजेंट का शिकार ना बन जाए। क्योंकि हमें जो एक पेंशन प्रोडक्ट जो है वो बहुत बड़ी एक एज मतलब एक बूढ़े आदमी की एक सिक्योरिटी की बात है उसमें। अगर आपको हम उसको अगर कहीं जाकर कि आपके पास तो फ्लेक्सिबिलिटी है, 33% से 60% आप निकाल लीजिए, निकाल के मैं ही आपको एक
नया और एक प्रपोजल देता हूं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो को बहुत अच्छा लगेगा वो, क्योंकि ये पेंशन प्रोडक्ट जो होता है उसमें सेकंड बिजनेस नहीं हो सकता था, और सेकंड बिजनेस तो हमें ये देखना है कि अवेयरनेस कैंपेन कैसा होता है, क्योंकि इसमें शिक्षा और अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आम आदमी जो है उनको ये नहीं मालूम कि भाई किस तरह से हम गाइड हो रहे हैं। अभी तक ये था कि अगर मान लीजिए सरकारी पेंशन की बात कर रहे हैं हम, सरकारी पेंशन में जो सीमा तय की गई है कि 15% या 20% की सीमा है कि वो आप कम्यूट कर सकते हैं और वो आप उससे आप एक लमसम पैसा आ सकता है आपका। पर हमने ये देखा 33% से 60% कर दिया गया। ये ऑलमोस्ट कम्यूटेशन वाली बात हो गई। ये 60% आप विड्रॉ कर लिया और करने के बाद आप ही को एक दूसरे हाथ से हम एक प्रपोजल दे देंगे आपको हम कि भाई इसमें आप इन्वेस्ट कर लीजिए आप, तो मुझे भी नया बिजनेस भी मिल गया। तो ये सारे मामले में मैं फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी की मैं तारीफ करता हूं, पर तारीफ करते हुए मैं ये कहूंगा कि किस तरह से पॉलिसी होल्डर्स की एजुकेशन और अवेयरनेस वृद्धि की जो बात जो है वो बहुत बड़ी होगी। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये नया नियम के बाद पॉलिसी होल्डर वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री और इंश्योरेंस एजेंट का फिर से शिकार बन जाए। तो ये बहुत बड़ी, बहुत एक चैलेंज है और ये चैलेंज को ये स्वीकार करके हमें इसको ओवरकम करना है। जयनाथ, आपसे समझना चाहूंगा जयंत कि जिस तरीके से प्रधान जी ने कहा, ये बहुत बड़ा एक आशंका है, इसको कैसे रूल आउट करेंगे आप? मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा। मेरा नाम जयंत कुमार है, जयनाथ। और दूसरा जो उन्होंने बताया कम्यूटेशन के बारे में, मैं साफ करना चाहता हूं कि ये जो 60% जो है IRDA की तरफ से इंश्योरेंस प्रोडक्ट में या पेंशन प्रोडक्ट में वो ढील दी गई है कि 60% तक वो कम्यूट कर सकते हैं। वो टैक्स फ्री करके IRDA कर नहीं सकता, वो तो इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से ही रहेगा, टैक्सेबिलिटी जो भी है। और दूसरा उन्होंने बात जो सही कहा है कि कौन ये जो सुविधा दी गई है या ऑप्शन दिया गया है वो किस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, उसके ऊपर जरूर डिपेंड करेगा। उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन भी जरूरी है फ्रॉम सभी कंपनियों के तरफ से। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूंगा, पेंशन सेगमेंट के लिए देश में बहुत सारे लोग हैं जिनके तक वो पेंशन पॉलिसीज नहीं पहुंच रहे हैं। और ये देखा गया कि पेंशन पॉलिसी लेने में सबसे बड़ा उनको संदेह या संकोच ये होता है कि इसमें डाले तो फिर वो पेंशन ही लेना पड़ेगा, मुझे लमसम में मिलेगा ही। जयंत शायद इस वक्त संपर्क से टूट चुका है। संतोष, जो बात बरदार जी कह रहे थे और कि जिस तरीके से ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन जो पॉलिसी होल्डर है कहीं वो सेकेंडरी मार्केट वहीं से जनरेट करने की कोशिश तो नहीं होगी कंपनियों की ओर से, और जो पॉलिसी होल्डर है उसी के पैसे को रीयूज या रिसाइकल करते हुए कुछ नई स्कीम्स उनको आप दे देते हैं, असल बेनिफिट से कहीं अलग बाजार तैयार हो जाएगा। ये आशंका कैसे इसे बाहर किया जाए? देखिए, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ज़रूर करती है। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अगर 60% तक का अमाउंट, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है रिटायरमेंट के टाइम पे, उस अमाउंट को रिसाइकल करके एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स उसी कस्टमर का पैसा दोबारा से एक नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट में डलवा के उसमें से ज़्यादा कमीशन अर्न करने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इसमें सबसे अच्छा सॉल्व इंडस्ट्री यही कर सकती है कि कस्टमर्स को एजुकेट करें दैट इस टाइम पे जब आपकी रिटायरमेंट की एज है, क्या आपको उस टाइम पे वो पैसा, क्या आप अपनी किस तरीके से उस पैसा को आप यूज़ करना चाहते हो, किस ऑब्जेक्टिव से आपने वो पैसा विड्रॉ किया है। बिकॉज अगर आप विड्रॉ कर रहे हो उस पैसा 60% को, तो आपकी कोई नीड होगी, उसी नीड को सर्विस करने के लिए आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो। तो अगर वो नीड है तो ही आप विड्रॉ करिए, अदरवाइज उस पूरा पैसे से आप एक बड़ा पेंशन अमाउंट ले सकते हैं। इसके अराउंड अवेयरनेस कैंपेन होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। दूसरी चीज़ देखने वाली ये है दैट ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी इसके अराउंड स्ट्रिक्ट विजिलेंस तैयार कर सकती है कि एक पॉलिसी होल्डर जो रिटायरमेंट एज पे पहुंचा है उस एज पे कितनी पॉलिसीज लॉग इन हो रही है इस रेगुलेशन के बाद, वो मॉनिटर किया जा सकता है। और अगर वो मॉनिटर करके स्ट्रिक्ट विजिलेंस के थ्रू ये देखा जाए दैट ऐसा बिजनेस बढ़ गया है तो एक्शन लिया जा सकता है इंश्योरेंस कंपनी के एंड पे भी। ओके, जयंत, आपसे संपर्क टूट गया था, मैं चाहूंगा कि आप कंटिन्यू करें। मैं यही कहना चाहता था कि जो पेंशन पॉलिसी के बारे में उन्होंने जो बताया है
ये जो 60% बढ़ाया गया कम्यूट करने की जो सीमा, वो 60% टैक्स फ्री नहीं है, क्योंकि IRDA के जो रूल्स रहते हैं उसके हिसाब से टैक्सेशन का नहीं रहता। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 33% कम्यूटेशन ही टैक्स फ्री है। सो बाकी का अगर कोई पॉलिसी होल्डर को जरूरत है और वो टैक्स फ्री हो या नहीं हो, वो उसकी अच्छी तरह से समाचार मिलनी चाहिए। तो जब पेंशन पॉलिसी वेस्टिंग के टाइम पे जो कम्युनिकेशन भेजा जाएगा उसके बारे में जरूर हम भी एक जो सूचना उन्होंने किया है कि अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनके सामने जो विकल्प है और किस तरह से उसकी चॉइस एक्सरसाइज करनी है, वो एजुकेशन करने की जो सुझाव है वो मैं स्वीकृत करता हूं और जरूर उसके तरफ हम एक कदम उठाएंगे। जयंत, दो और मेरे पास जो जानकारी थी मैं चाहूँगा कुछ और ऐड ऑन करें आप। जो बड़े बदलाव हैं, एक और जिस पर एनुअल प्रीमियम का जो है कवर को लेकर वो कितने गुना करने की बात है पहले से बढ़ाने की, और दूसरा लॉक इन पीरियड को और कम करने की बात है। ये दो जो नए प्रावधान उसमें पहले से क्या फर्क होगा, क्या नया ड्राफ्ट है आपका, और इसके अलावा क्या और बड़े प्रावधान आप हैं जो कि आपने रखे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि चर्चा हो और लोगों की राय आनी चाहिए? ओके, आपने जो बोला है कि वो लॉक इन पीरियड कम करने, लॉक इन पीरियड की नहीं समझता मैं। वो जो गारंटीड सरेंडर वैल्यू है, जो पॉलिसी किसी भी पॉलिसी जो लेते हैं उसका एक उद्देश्य रहता है, लेकिन कोई भी वजह से उनको जल्दी बंद करना पड़े पॉलिसी को, तो उनको एटलीस्ट रीजनेबल जो भी है वो देने की प्रावधान करने के लिए जो पहले 3 साल के बाद मिलता था सरेंडर वैल्यू, गारंटीड सरेंडर वैल्यू, उसको हमने अभी 2 साल के बाद करके किया गया है, वो जरूरी है। एंड दूसरा एक और बड़ा जो किया गया था पब्लिक डिमांड के हिसाब से, काफी हमारे पास फीडबैक आया हुआ था, एक पॉलिसी जब डिसकंटिन्यू हो जाता है उसके बाद कितने समय सीमा रहनी चाहिए कि जिसमें कि वो फिर से उसको पुनर्चलन करे पॉलिसी को। वो पहले वो 2 साल तक सीमित था, अभी हमने उसको बढ़ा के 5 साल किया गया है नॉन लिंक्ड प्रोडक्ट्स में। तो ये दोनों बड़े मेजर्स हैं। और जो टर्म इंश्योरेंस के जो व्यक्तिगत टर्म पॉलिसीज रहेंगे या ग्रुप समूह बीमा का जो टर्म पॉलिसीज रहेंगे, इंक्लूडिंग क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसीज जो भी रहेंगे, इन सब में जो टर्म्स के लिए काफी रिस्ट्रिक्शन था उस वक्त, पहले जो हमारे रेगुलेशंस थे, अभी इंश्योरर्स के लिए काफी उसमें मैन्योरिटी दिया गया है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन बिजनेस जो है वो काफी विस्तार करने की जरूरत है। सो ये 3-4 चीजें हैं जो मेन ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो इवन सेटलमेंट ऑप्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बात ये भी है कि सब लोग चाहते हैं कि पूरी पैसा एक साथ हमारे पास है, लेकिन काफी लोग जिस तरह से एक साथ में लमसम पैसा मिलेगा तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो रहता है। उसमें एक ऑप्शन रह सकता है सेटलमेंट ऑप्शन, कि वो जो लमसम में एक ही साथ में लेने की वजह से उसके बगैर वो सेटलमेंट पीरियड में एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट्स ले सकते हैं। उसके बारे में भी हमने जो पहले 5 साल था उसको 10 साल तक करके, लोग अगर छोटे किस्तों में लेना चाहते हैं कि सो दैट वो रेगुलर इनकम जैसा रहे, तो वो हमने एलो किया हुआ है लिंक्ड प्रोडक्ट्स में। ये महत्वपूर्ण कदम है। कपिल, आपने सुना जयंत को, और जो एक एक करके उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, इनमें बेसिक फर्क क्या आने जा रहा है पॉलिसी होल्डर के नजरिए से, और जो कंपनियां हैं उनके लिए चैलेंज क्या होगा इस पे? एक तो जो बेनिफिट्स हैं, मतलब जो मिस्टर जगन्नाथन ने बताया, आई थिंक अगर कोई पॉलिसी खरीदे 5-6 साल बाद अपने पैसे निकालना चाहे किसी वजह से, तो जो पैसे उनको मिलेंगे वो पिछले रेगुलेशन से ज़्यादा होंगे। आई थिंक एक बेनिफिट वो बहुत क्लियर है। दूसरा बेनिफिट सेटलमेंट ऑप्शन की तो बात हुई है, सो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। एक तीसरा ऑप्शन जिसकी अभी चर्चा नहीं हुई है वो है कि अगर आपके 5 साल हो गए हैं और 5 साल के बाद आपको लगता है कि आप अपना प्रीमियम कम करना चाहते हो किसी भी वजह से, तो एक प्रोविजन बनाया गया है कि आप 50% तक अपना प्रीमियम कम कर सकते हो, सम एश्योर्ड को भी कम करके। तो पहले अगर आपका सम एश्योर्ड समझो 2 लाख रुपए का था और आपका प्रीमियम 20,000 का था, आप 2 लाख को 1 लाख कर सकते हैं और आपका प्रीमियम भी कम हो जाएगा।
इन सब चीज़ों से क्या होता है कि कस्टमर्स को, पॉलिसी होल्डर्स को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पहले ये एक प्रॉब्लम था कि अगर कोई लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीदे तो 20, 25, 30 सालों के लिए वो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर वो निकलना चाहते हैं तो निकलना मुश्किल होता था, बहुत कम पैसे मिलते हैं। अगर वो कुछ कम पैसे देना चाहते थे वो पॉसिबल नहीं था। अगर उनको सेटलमेंट ऑप्शंस अलग चाहिए थे वो पॉसिबल नहीं थे। तो मेरे सोच में जो रेगुलेटर कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड। एक पहले बात हुई थी कि एक रिस्क है इसमें कि अगर जो पैसे, पेंशन की बात हो रही थी कि अगर पैसे निकल जाएं तो वो मिसयूज हो सकते हैं। मेरे ख्याल से वो सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बिकती है तो रेगुलेशंस में एक प्रोविजन है नीड एनालिसिस का, वो हमेशा होता है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको एक लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेचा जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सारे जो स्टेप्स हैं ये अच्छे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स हैं। एक दो चीज़ें हैं जो और भी हो सकते हैं, एंड आई एम श्योर वो फ्यूचर रेगुलेशंस में आएंगे। ओके प्रजा सर, जो बात जयंत ने कही, कुछ नए प्रावधान, ये असल में किस तरीके से, एक तो इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा जो बार बार सवाल आता है कि जिन्हें आप पॉलिसी दे रहे हैं वो कितने अवेयर हैं, क्योंकि नियम शर्तें, उसका जो कॉलम है और जो लिखा होता है वो इतना महीन और छोटा होता है और उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। वो उसके लिए वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा, बहुत बड़ा एक कैंपेन की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें जो हम देखिए, एक कहावत है कैविएट एम्प्टर, विच इज़ बायर्स बिवेयर। नाउ वो पॉलिसी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये कहावत चली आती है कि भाई जो खरीद रहा है पॉलिसी वो इसके बारे में सावधान हो जाए। तो जो पॉलिसी बेच रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कि जो पॉलिसी खरीद रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और हमारे जैसे देश में जहाँ पे लोग वो फाइन प्रिंट को पढ़ने की आदत नहीं है, तो किस तरह से हम स्पेशली पेंशन प्लान को हम सेफ एंड सिक्योर बनाएं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक कैंपेन और एजुकेशन कैंपेन की। वो मैंने पहले ही बात कही, पर मैं ये भी कहूँगा कि ये जो दो चीज़ पर्टिकुलरली जयंत जी ने जो कहा कि एक तो है कि जो सरेंडर वैल्यू, अब सरेंडर वैल्यू, गारंटीड सरेंडर वैल्यू 3 साल के बाद आती थी, वो अगर 2 साल के बाद आ जाते हैं तो वो एक पॉलिसी होल्डर के लिए विदाउट रिस्क एक बहुत बड़ा एश्योरेंस है। यानी कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लोग आना चाहेंगे। अगर मान लीजिए जिस कारण के लिए बहुत लोग पेंशन प्लान जैसे इंश्योरेंस में नहीं जा रहे थे, पर एटलीस्ट ये अब उनको मालूम है कि 2 साल के बाद निकल जाएं वो एक गारंटीड सरेंडर वैल्यू उनको मिलेगी। पहले क्या होता था 3 साल तक कुछ नहीं मिलेगी आपको। तो वो एक बहुत बड़ा एक एश्योरेंस है, वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ से। मैं मानता हूँ इसकी पूरी तरह से मैं वेलकम करता हूँ। और एक जो चीज़ है जिसके अंदर विदाउट एनी कंडीशन मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है ये एन्युइटी को खरीदने का फ्रीडम। ये अभी तक जो है, मुझे पूरी तरह से इसका पूरा ब्यौरा मालूम नहीं है, पर मुझे इससे लगता है कि पहले जो एक पेंशन प्लान के बाद, मैच्योरिटी के बाद जो एन्युइटी प्लान की थी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी थी, वो मेरे ख्याल से वो फ्लेक्सिबिलिटी अब पूरी तरह से फ्रीडम कर दिया है। वो ये पॉलिसी होल्डर के लिए ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और इसमें भी जो एडवाइजरी गाइडलाइंस हैं हमारी पॉलिसी होल्डर्स के लिए वो बहुत ज़रूरी होगी। पर ये स्टेप ये एक बहुत ही एक फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप है, मैं मानता हूँ। ओके जयंत, एक आखिरी कमेंट मैं आपका चाहूँगा जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। और एक छोटा सा सवाल भी मेरा था कि जो बात बार बार उभरती है कि जब भी इसके हम ऐड देखते हैं या फिर लोगों को समझाने की अवेयरनेस की बात आती है, उसमें ज़रूर लिखा होता है रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व और पॉलिसी होल्डर इसको सावधानी से देखे पढ़े। ये कैसे कम कर पाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत जैसे देश में जो शिक्षा का स्तर है या जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है और बाजार के सहारे सब कुछ है। आपने सही बोला है। इसमें एक चीज मैं बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि जो सेलर है इंश्योरेंस का उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जो बायर है उनके भी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो हमारे जो कंज्यूमर्स है तो एटलीस्ट उनको इतना तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अगर मेरी लाइफ के लिए मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूं तो कुछ तो मुझे उसके लिए करना पड़ेगा। तो हमने ये प्रावधान रखा है कि अगर जो सेलर है वो ठीक से बताए नहीं बताए
जो भी बताए हैं, अल्टीमेटली जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके पास आती है तो एटलीस्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट को एक बार देखें कि जो मैंने मांगा था या जो मुझे बोला गया था वही पॉलिसी आया है या कुछ और आया है। तो उतना तक देख के वहां पे एक बहुत बड़ी सुविधा दे रखे हैं कि 15 दिन में, पॉलिसी मिलने के बाद 15 दिन में आप वापस कर सकते हैं और पूरी प्रीमियम रिफंड ले सकते हैं अगर ये आप संतुष्ट नहीं है जो पॉलिसी आपको मिला है। उसको फ्री लुक प्रोविजन करके पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। तो ये भी हम कोई पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस में छोटे प्रिंट में कहीं छुपा के नहीं रखा है कि ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट भेजते हैं कस्टमर्स को, एक कवरिंग लेटर लिखें, वो कवरिंग लेटर में बोल्ड लेटर से लिखें कि ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ें और ये आपके संतुष्ट कारक नहीं है तो आप रिफंड ले सकते हैं, ऐसा बोल्ड लेटर्स में लिखे, ये भी रखा है। लेकिन ये भी हम नहीं देखेंगे कि कवरिंग लेटर भी नहीं देखेंगे। उतना तो जिम्मेदारी हमारे खुद की पॉलिसी के बारे में, खुद की इन्वेस्टमेंट के बारे में लेनी चाहिए। जरूर IRD के तरफ से सेलर्स को, इवन कस्टमर्स को भी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो सुझाव मिले हैं जरूर उसकी तरफ काम कर सकते हैं। चयन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत समझाने के लिए बारीकी से कि जो प्रपोजल है उसमें क्या कुछ शामिल है, उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है। और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ये समझाने के लिए भी कि असल में इस मार्केट में, इस सेक्टर में किस तरीके के आगे के कदमों की जरूरत है और IRDA ने जो कदम उठाने जा रही जो प्रपोजल है वो कितने मजबूत नजर आने वाले हैं। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था श्रीलंका में राजनीतिक कलह और उसे लेकर संतोष पराशर लिखते हैं कि श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कहीं न कहीं सत्ता की चाह को दिखाता है जो कि लोकतंत्र के हितों के विपरीत है और इस पर श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होगा। हमारे एक और दर्शक कशिश लिखते हैं कि मालदीव को खोने के बाद चीन ने शांतिपूर्ण श्रीलंका में परेशानियों का निर्माण किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने संविधान का सम्मान न कर शर्मिंदगी का काम किया। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के मुताबिक काम करेगा। तो आप दर्शक अपनी राय सुझाव आलोचना में लिखते रहिए और हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।